नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा, डायरेक्टर स्पर्श वुमेन हॉस्पिटल, प्रैक्टिसिंग एज गायनेकोलॉजिस्ट, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे फर्टिलिटी के बारे में और बेसिकली फर्टिलिटी को लेकर जो कुछ मिथ्स हैं, कुछ मिसबिलीव्स और मिसकंसेप्शंस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्टिलिटी के ऊपर डिस्कशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इनफर्टिलिटी जो है, यानी कि निसंतानता, नाउ इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। जैसे हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ की जब हम बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, उसी तरह से इनफर्टिलिटी भी अभी एक ग्लोबल हेल्थ इशू हो गया है। 1 in every 6 कपल इज़ नाउ हैविंग सम फर्टिलिटी इश्यूज़। तो यहाँ पर ख़ास बात ये है कि फर्टिलिटी जो है वो सिर्फ फीमेल की इम्पॉर्टेंट नहीं है। किसी भी कपल की फर्टिलिटी में 50-50% रोल होता है फीमेल पार्टनर का और मेल पार्टनर का, अगर कोई फर्टिलिटी इश्यूज़ होते हैं तो एग्जैक्टली इक्वल इंसिडेंस हैं दोनों ही में प्रॉब्लम होने के। तो सबसे पहली चीज़ जो खास ध्यान देने की वो ये है कि दोनों को एज अ कपल, एज अ यूनिट कंसल्ट करना चाहिए अपने डॉक्टर के साथ में। दूसरी चीज़, एक जो कॉमन मिथ है वो ये है कि जो भी फर्टिलिटी यूनिट्स होती हैं वो सिर्फ IVF ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, और क्योंकि फर्टिलिटी यूनिट्स जो हैं वो सिर्फ IVF के लिए कपल्स को नहीं एडवाइस करती हैं। देयर आर फ्यू इन्वेस्टिगेशन जिनके बेसिस पे पहले हम उस डायग्नोसिस पर आते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और उसके बेसिस पे कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो होते हैं वो हम कपल्स को देते हैं। उसमें हो सकता है कि कोई बहुत छोटा सा एक मेडिसिन ऐड किया जाए, या लाइफ स्टाइल चेंजेस हों, या फिर जस्ट कपल को ये बताया जाए कि उनकी फर्टिलिटी विंडो क्या है। कई बार ये चीज़ें भी जो हैं वो क्लियर नहीं होती हैं, स्पेशली जहाँ पर इरेगुलर पीरियड्स या PCOD जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं नेचुरल कंसेप्शन के लिए विद मिनिमम मेडिकेशंस, बट प्रॉपर इवैल्यूएशन के लिए एक बार फर्टिलिटी यूनिट पर आना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में IUI जैसे ट्रीटमेंट होते हैं, लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी जैसे ऑप्शंस होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस एंड डिजीज़ ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं। और जब ये सारी चीज़ों से, इन ट्रीटमेंट से जब कपल्स को नहीं रिजल्ट मिल रहा होता है, और या फिर कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं जैसे कि हस्बैंड के टेस्ट में हमको ये मिल रहा है कि एज़ोस्पर्मिया है, यानी कि सीमन में स्पर्म्स ही नहीं हैं, या लेडी की दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं जो ओपन नहीं हो सकती लैप्रोस्कोपी से, तो इस तरह के कुछ एब्सोल्यूट इंडिकेशंस होते हैं जहाँ पर और कोई ट्रीटमेंट ना होके और डायरेक्टली IVF ऑफर किया जाता है। अब जब IVF की बात आती है तो फिर IVF को लेकर बहुत सारे मिथ हैं। एक है कि IVF को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, तो शायद टेस्ट ट्यूब में कुछ करते होंगे, बच्चा टेस्ट ट्यूब में बनाते होंगे। ये एक मिथ है। जब IVF स्टार्ट हुआ था तो क्योंकि वो एक लैब में किया जाने वाला ट्रीटमेंट था, तो इस तरह से ये चीज़ जो है वो मार्केट में स्प्रेड हो गई थी कि कुछ चीज़ जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर की जा रही है, जबकि ये एक्चुअली पेट्री डिश के अंदर होता है। तो IVF आज भी लैब में, एम्ब्रियोलॉजी लैब में ही किया जाता है, यानी कि एग और स्पर्म की जो मीटिंग है, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो लैब में होता है, वो एक पेट्री डिश के अंदर होता है। और टेस्ट ट्यूब जो है वो एक मिसनोमर है टेस्ट ट्यूब बेबी का कंसेप्ट। सो अभी भी बहुत सारे लोग इसको टेस्ट ट्यूब ट्रीटमेंट से जानते हैं, बट ये एक्चुअल राइट वर्ड नहीं है। फिर एक चीज़ होती है कि जो IVF से बच्चे होते हैं वो क्या नॉर्मल होते हैं क्या? तो IVF में जो वेरी फर्स्ट स्टेप है, यानी कि फर्टिलाइजेशन, एग और स्पर्म की मीटिंग, सिर्फ वही स्टेप जो है वो बाहर लैब में किया जाता है, और फिर जो एम्ब्रियो बना, भ्रूण बना, उसको माँ के गर्भ में ट्रांसफ़र दे दिया जाता है। उसके बाद का पूरा प्रोसेस जो है, 9 मंथ्स की जो पूरी जर्नी है, वो एग्जैक्टली सेम होती है जो नेचुरल कंसेप्शन के बाद में होती है। और बच्चे जो होते हैं वो भी एब्सोल्युटली नॉर्मल होते हैं। सिर्फ फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर जो है वो बॉडी के बाहर किया जा रहा है। एक और मिथ, क्या IVF में हमेशा ट्विन्स या ट्रिपलेट्स होते हैं? ऐसा भी नहीं है। हम जो करंट कंसेप्ट है, जब उनके साथ में वर्क करते हैं तो हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के ऊपर फोकस करते हैं, बट उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि एम्ब्रियो की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 एम्ब्रियो जो है वो प्लेस करते हैं यूट्रस के अंदर, ताकि हम प्रेगनेंसी की प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकें। अदरवाइज़ कोई 3, 4 या 5 एम्ब्रियोज़ अंदर रखने से रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ये एग्जैक्टली उसी तरह की चीज़ है कि अगर मिट्टी अच्छी नहीं है, सॉइल अच्छी नहीं है, तो आप उसके अंदर कितने भी बीज डाल दें, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल वैसे जैसे कि माँ के वूम्ब में, यूट्रस में, अगर अंदर का लेयर जो है वो अच्छा नहीं है, एंडोमेट्रियम, तो आप कितने भी एम्ब्रियो रख दो, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे।
तो 1 या 2 एम्ब्रियो हम ट्रांसफ़र करते हैं और ये कपल्स की चॉइस होती है कि वो सिंगल प्रेगनेंसी पे जाना चाहते हैं या ट्विन प्रेगनेंसी पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईवीएफ में हमेशा ट्विन या ट्रिपलेट होते हैं। क्या आईवीएफ में हमेशा रेस्ट करना होता है? ये भी एक तरह का मिथ है। जब तक कि प्रेगनेंसी ठीक चल रही है, वो एग्जैक्टली उसी प्रेगनेंसी की तरह है जैसे कि एक नेचुरल कंसेप्शन के बाद की प्रेगनेंसी। तो रेस्ट करने का एज सच कोई मीनिंग नहीं है, बल्कि ये ज़रूर है कि जितना आप एक्टिव होंगे, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आपका मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा। तो हमारे पेशेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर वर्किंग विमेन, तो हम उनको पूरा 8-9 मंथ्स तक जो है वो वर्क करने के लिए एडवाइस करते हैं, अनटिल अनलेस कि उनका कोई ऐसा इशू आ रहा है जो कि कोई कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी रिलेटेड, जैसे ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। वो नेचुरल कंसेप्शन के बाद में भी हो सकती है, उसमें आईवीएफ का एज सच कोई रोल नहीं होता। तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन है तो टाइम बीइंग उनको रेस्ट एडवाइस किया जाता है, अदरवाइज कोई पूरा टाइम बेड रेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। फिर एक चीज़ है कि आईवीएफ हुआ है तो हमेशा सिजेरियन सेक्शन से ही डिलीवरी होगी, ये भी गलत है। हाँ, ये ज़रूर है कि आईवीएफ जनरली तब किया जाता है जब ऑलरेडी काफ़ी समय निकल गया है, मदर की एज ज़्यादा हो गई है। अब क्योंकि एज ज़्यादा है तो वो अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। दूसरी चीज़, एज ज़्यादा के साथ में मॉर्बिडिटीज़ बढ़ जाती हैं, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इसके इंसिडेंस ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो देखते हुए, वो कंसिडर करते हुए हो सकता है कि सिजेरियन सेक्शन का डिसीजन लिया जाए। अदरवाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी है तो वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता। अगर सोनोग्राफी से सारी चीज़ें ठीक हैं और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, बेबी की ग्रोथ अच्छी है, तो वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी जा सकते हैं। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम या जनरल हेल्थ प्रॉब्लम, उनके रूट कॉजेज जो हैं वो करीब करीब सिमिलर हैं, ठीक है, जिसमें आपका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, कि आप बैठे बैठे काम कर रहे हैं, आपका एक्टिविटी लेवल कम है, आपका वेट का ज़्यादा हो जाना, किसी भी कारण से आपने प्रेगनेंसी को पोस्टपोन किया है, या आपकी मैरिज ही लेट है, तो आपकी एज ज़्यादा है, तो वो अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। तो आपको पता है कि ऑलरेडी आपकी एज ज़्यादा है, तो आप टाइमली प्लान कर लें, एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके, और अपने बेसिक टेस्ट जो होते हैं जैसे सोनोग्राफी, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस, ये टाइमली करवा लें। इसके अलावा आप हमेशा डाइट के साथ में थोड़ा सा आप कॉशियस रहें, वो सबके लिए ज़रूरी है। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर इनफर्टिलिटी बट फॉर एवरीवन। तो आपको हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अपनी डाइट में शामिल करना है। थोड़ा अपने कैलोरी इनटेक के ऊपर आपकी नज़र रहे, एक्सेस वेट गेन ना हो जाए। मोबाइल यूजेज जो है वो हर तरह से हार्मफुल है, तो उसके ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी बात, आपका सोने उठने का शेड्यूल, वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा चेक रखें। रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज जो है उसको किसी भी फॉर्म में अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। वो ज़रूरी नहीं कि एक्सरसाइज के लिए आप जिम जाएं या आप कोई प्रॉपर योगा सेंटर ज्वाइन करें। आप अपने लेवल पे अपने घर के कामों के साथ में किस तरह से एक्सरसाइज को रूटीन में कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो आपने सिर्फ हाफ एन आवर 45 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक कर लिया, तो वो अपने आप में एक सफिशिएंट एक्सरसाइज हो जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सब्सटेंस एब्यूज़ के लिए है फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, कि स्मोकिंग, इट्स वेरी वेरी डेंजरस टू हेल्थ एंड द स्पर्म्स एंड एग्स। तो वो हमेशा जो है वो स्मोकिंग से बच कर रहें। एल्कोहल का अपना नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो उससे दूर रहें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जनरल टिप्स हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको प्रेगनेंसी कुछ ज़्यादा लंबा टाइम के लिए पोस्टपोन करनी है और आप एक करियर ओरिएंटेड फीमेल हैं, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या फर्टिलिटी एक्सपर्ट से एक बार ज़रूर मिलें, सलाह लें, क्योंकि अभी ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपको प्रेगनेंसी पोस्टपोन करने में हेल्प कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एग फ्रीजिंग। तो बेसिक से लेके एडवांस तक बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपको आपके फर्टिलिटी एक्सपर्ट सजेस्ट कर सकते हैं। अपनी बॉडी के लिए अवेयर रहें, खास करके अपने स्कोर्स को जानते रहें। अपने पीरियड्स की जो बेसिक फिजियोलॉजी है वो मैं फीमेल से सबसे कहना चाहूँगी कि उसको समझ के रखें। थोड़ी इरेगुलरिटी अगर कहीं लगती है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और अपनी अपने प्रति जो है वो सजग रहें, जागरूक रहें, अवेयर रहें, तो आप अपनी खुद की मदद खुद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।